नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार की योजनाओं को आप तक पहुंचाते हैं, आप तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर वही भ्रष्ट हो जाएं तो सिस्टम का बेजा इस्तेमाल करने लगें तो नुकसान किसका है? चीफ जस्टिस के नाम से डीजीपी को फोन करने का मामला हम लगातार उठा रहे हैं। लिहाजा सरकार ने एक्शन लिया और आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आईपीएस आदित्य कुमार और पूर्णिया के एसपी दयाशंकर को सस्पेंड कर दिया गया। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। जालसाजी मामले में बड़ा एक्शन। आईपीएस आदित्य कुमार सस्पेंड। पीली टी शर्ट और ब्लैक जींस में दिख रहे जालसाज अभिषेक अग्रवाल के बगल में खड़े यही है बिहार कैडर के आईपीएस आदित्य कुमार, जिनके खिलाफ बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को बिहार सरकार ने निलंबित कर दिया है। मामला ये है कि हाई कोर्ट का फर्जी चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी एसके सिंघल को कॉल करने का सनसनीखेज खुलासा बिहार पुलिस ने रविवार को किया था। अभिषेक अग्रवाल डीजीपी को आईपीएस आदित्य कुमार की पैरवी के लिए कॉल किया करता था। आर्थिक अपराध इकाई ने अभिषेक अग्रवाल को अपने 3 अन्य साथियों के साथ पटना से गिरफ्तार भी किया था। अभी वो रिमांड पर है। मामले में गया के तत्कालीन एसपी और वर्तमान में एआईजी आदित्य कुमार को भी नामजद किया गया है। सभी पर जालसाजी, धोखाधड़ी और साइबर एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। अब इसी मामले में बिहार सरकार ने एक्शन ले लिया है। यही वो अधिसूचना है, दोनों अधिकारियों से संबंधित जो निलंबन की अधिसूचना है गृह विभाग ने जारी कर दिया और इसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है, ये जो फैसला लिया गया है वह बिहार सरकार की तरफ से, यानी सरकार ने ये फैसला लिया है और इसी आधार पर इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पर जो पिछले कुछ दिनों से किरकिरी हो रही थी बिहार पुलिस महकमे के, उसमें आखिरकार आज विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। इन दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिए जाने के बाद इन दोनों अधिकारियों का निलंबन अवधि में जो कार्यालय होगा वो पटना प्रक्षेत्र के आईजी के कार्यालय में ये योगदान देंगे। दरअसल अभिषेक अग्रवाल वो जालसाज है जो अपने रसूख का इस्तेमाल कर अधिकारियों को झांसे में लेता था। अधिकारियों के साथ तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। एक एक फोटो पर गौर फरमाते जाइए। देखिए कैसे बड़े बड़े अधिकारियों के साथ अभिषेक की फोटो है। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार अग्रवाल के साथ अभिषेक अग्रवाल की गद्देदार सोफे वाली तस्वीर देखिए। आईपीएस आलोक राज और आईपीएस विकास वैभव के साथ अभिषेक की तस्वीर देखिए। पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार के साथ भी तस्वीर देखिए। सुनील कुमार इस वक्त बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री हैं। साथ में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। डीआईजी शिवदीप लांडे, आईपीएस रत्न संजय, आईपीएस राकेश कुमार के साथ अभिषेक अग्रवाल की तस्वीरें बता रही हैं कि इसकी पैठ ब्यूरोक्रेसी में कितनी गहरी है। ये भी जाहिर हो रहा है कि अभिषेक अग्रवाल का किन किन बड़े अधिकारियों के साथ उठ बैठ रहा है। आईपीएस आदित्य कुमार ही नहीं बल्कि पूर्णिया के वर्तमान एसपी दयाशंकर को भी निलंबित कर दिया गया है। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। आदित्य कुमार और पूर्णिया के एसपी दयाशंकर को सस्पेंड किए जाने के बहाने बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। भ्रष्टाचार की ये आलम है, दयाशंकर जी के यहाँ रेड करना पड़ रहा है और उनको आपको सस्पेंड करना पड़ रहा है घूसखोरी और भ्रष्टाचार में। तो आपके यहाँ भ्रष्टाचार का ये आलम है, पुलिस महकमे की आलम है। आपके डीजीपी को भी झांसा दे रहा है लोग और डीजीपी भी उस झांसे में फंस जा रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरा बिहार भ्रष्टाचार और अपराधियों से चल रहा है। अब आप जगिए और अब क्या जगिएगा, बिहार को छोड़िए, बिहार को बर्बाद होने से बचाइए। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर सवाल उठाया। प्रश्न पत्र में पूछा गया कि नेपाल, चाइना, इंग्लैंड, हिंदुस्तान और कश्मीर में रहने वाले को क्या कहते हैं। प्रश्न पत्र में कश्मीरियों को क्या कहा जाता है। ऐसे सवाल को लेकर संजय जायसवाल ने महागठबंधन की सरकार को घेरा। संजय जायसवाल ने कहा कि प्रश्न ही बताता है कि बिहार सरकार के सरकारी पदाधिकारी और बिहार सरकार कश्मीर
कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानती। संजय जायसवाल ने भारत को बांटने की साजिश का आरोप लगाया। साथ ही एनआईए से सीमांचल के जिलों में तैनात अफसरों की जांच की मांग की है। परियोजना परिषद के द्वारा सीमांचल के जिलों में यह पूछा जाना कि चीन के नागरिक को, इंग्लैंड के नागरिक को, नेपाल के नागरिक को, भारत के नागरिक को और उसी के साथ कश्मीर के नागरिक को क्या कहते हैं, यह बताता है कि यह सरकार कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए पीएफआई समर्थकों के और राजद के जो समर्थक पीएफआई हैं उनका नापाक गठजोड़ है। सीमांचल के जिलों में हिंदी स्कूलों में भी शुक्रवार को बंदी करके शिक्षा विभाग पहले से ही एक तरह से अलग करने की साजिश रच रहा है और अब उन स्कूलों में यह पूछा जाना कि भारत के नागरिकों से और कश्मीर के नागरिक अलग हैं, यह बताता है कि पूरी सरकार पीएफआई के गठजोड़ के साथ है। एनआईए को से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार के अफसरों की जांच करें, खास करके जो सीमांचल में पोस्टेड हैं। अभी तक न मुख्य सचिव ने, न शिक्षा के प्रधान सचिव ने और न ही मुख्यमंत्री ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जिस व्यक्ति ने यह प्रश्न पत्र सेट किया और जिसमें यह पूरा बटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। और यह स्पष्ट बताता है कि यह प्रश्न पत्र बिहार सरकार के मिलीभगत से हुआ है। मेरा केंद्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि बिहार सरकार पर कार्रवाई करें, जिससे जो बिहार सरकार में सरकारी प्रश्न पत्र के द्वारा भारत को बांटने की जो नापाक साजिश हो रही है वह भारत के जनता के सामने आ सके। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी गलती हुई हो। 5 साल पहले 2017 में भी यही गलती हुई थी। तब भी यही प्रश्न पत्र पूछा गया जो इस साल पूछा गया था। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर इस साल यानी 2022 की है, जबकि दूसरी तस्वीर 2017 की है। हंगामा तब भी हुआ था, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात भी हुई थी, लेकिन ऐसी क्या कार्रवाई हुई कि फिर से गलती दोहरा दी गई या फिर जानबूझकर साजिश की गई? सवाल तो यह भी बनता है कि क्या नया प्रश्न पत्र बनाने के जगह पिछले साल के प्रश्नों को कॉपी कर नया प्रश्न पत्र बना दिया जाता है? अब संजय जायसवाल के आरोप पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने तथ्यहीन बताया है। साथ ही राजनीति के सांप्रदायिकरण का भी आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, ऐसा लगता है कि बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति का अगर आप सांप्रदायिकरण करके ही चाहते हैं कि हम राजनीति में आगे बढ़ें, तो आपको जो करना है कीजिए। आपके बयान से ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। एमआर नायक बनाए गए हैं मगध क्षेत्र के आईजी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें नाम के साथ हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर तबादला किया गया। केएस अनुपम बनी विशेष सचिव गृह विभाग की और विकास वैभव बने हैं आईजी होमगार्ड। गणेश कुमार को आईजी वायरलेस बनाया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण का भी अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया। विनायक कुमार को आईजी हेडक्वार्टर बनाया गया है। आमिर जावेद होंगे पूर्णिया के नए एसपी। शुभांक मिश्रा एएसपी हैं और वैशाली में एसडीपीओ बनाए गए हैं। फारबिसगंज के रामदास को बनाया गया है और शुभांक मिश्रा को एसडीपीओ में बनाया गया है। के रामदास एसडीपीओ शेरघाटी के बनाए गए हैं। स्वीटी सहरावत एसडीपीओ औरंगाबाद की बनाई गई हैं। सरस आर एएसपी मुजफ्फरपुर बनी है और एसडीपीओ चकिया बनाया गया है विक्रम सिहाग को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है।
पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 19 नवंबर को छात्र संघ का चुनाव होगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन शाम 4 बजे वोटों की गिनती होगी और देर शाम रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाएगी। करीब 2 साल बाद पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल तक छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पाया था। पटना यूनिवर्सिटी में करीब 24,000 स्टूडेंट्स वोटर्स हैं। 20 और 21 अक्टूबर को वोटर्स लिस्ट में सुधार करने का मौका भी मिलेगा। 3 से 5 नवंबर तक नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए ले सकते हैं और 7 से 10 नवंबर तक नामांकन पत्र को जमा किया जा सकेगा। 14 नवंबर को उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 14 नवंबर की शाम को 6 से 7 बजे तक अंतिम रूप से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाएगी। डेट ऑफ वोटिंग जो है, जो 19 नवंबर 2022 को 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम लोग रखे हैं। 19 नवंबर 2022 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक इसका वोटिंग है। ये वोटिंग के लिए हम लोग 10 बूथ बनाते हैं अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग 14 कंस्टिट्यूएंसी का काउंटिंग भी 19 तारीख को 4 बजे से लेकर के शुरू होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी उसी दिन काउंटिंग के बाद शाम तक हर हालत में कोशिश करेंगे, रात तक उसको हम लोग डिक्लेयर कर दें। और इसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इलेक्शन के लिए, ये बच्चों को हम लोग अनाउंस कर देंगे। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव की घोषणा के बाद छात्र संघ से जुड़े नेताओं और विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने फैसले का स्वागत किया है। छात्रों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई है। 19 नवंबर को चुनाव की तारीख होगी, उस दिन मतदान पड़ेगा और सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वक्त पटना विश्वविद्यालय के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। इस घोषणा पर, चूंकि कोरोना काल में छात्र संघ का चुनाव स्थगित रहा था और अब एक बार फिर से चुनाव की तिथि जो है घोषित कर दी गई, कितनी खुशी है? बहुत ही खुशी की लहर है। कोरोना के कारण चूंकि बहुत सारा समस्या हुआ, पूरा देश ने इसको झेला है और अगर वीसी साहब ने अगर ऐसा किया है छात्रों के पहल से, उन्होंने ये भी कहा 2-3 तारीख को जो है कि पूरा छात्र संगठन का मीटिंग रखा जाएगा। जो भी अगर आप लोग का कुछ मांग है, क्या कायाकल्प हो जाएगा पटना में? कायाकल्प क्या होगा सर, ये तो चूंकि जब तक अगर आप लगातार चुनाव करा रहे हैं, इससे लीडरशिप उभर के आती है। जो ये घोषणा है उसका स्वागत करते हैं और हमारे विश्वविद्यालय में ये चुनाव होना अत्यधिक जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से हमारा अभी विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है कि जो समस्याएं हैं स्टूडेंट के, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जितने भी थे, वो मतलब हम लोग एज अ काउंसिल में 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे तो हमने जितना हो सकता है काम किया। बट आपको भी पता है कि कोई भी चीज करने के लिए हमें अथॉरिटी की जरूरत होती है, तो सर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत कम समय हम लोग को मौका मिला है, लेकिन जो भी यहाँ पे चीजें हैं, मूलभूत सुविधा, उन सब चीजों को अवगत किया जाएगा। हम लोग जो भी मांगे हैं छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से मांग किया जाएगा। मेरा नाम हिमांशु यादव हुआ है। बिल्कुल, आपने सुनी, जो छात्र हैं उनकी भी राय सुनी और जो छात्र संघ से रिलेटेड लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी भी बात आपने सुनी कि किस तरीके से इस घोषणा का सभी स्वागत करने में लगे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होगा और पटना विश्वविद्यालय फिर से हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहेगा। विश्वविद्यालय में बहुत सारी कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कटिहार के डीएम पर होगा अवमानना का केस। झारखंड हाई कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट में पेश नहीं होने पर झारखंड हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। आज कोर्ट में डीएम पेश नहीं हुए। ये मामला मालवाहक जहाज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। साहिबगंज कटिहार के बीच का ये मामला है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में मरीजों के बेड से कचरा ढोया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, आप खुद तस्वीर को देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके ये तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेड मरीजों के लिए होता है, उसी बेड पर कचरा रखा हुआ है। यानी बेड का इस्तेमाल कचरा गाड़ी की तरह हो रहा है। जब इस बारे में सिविल सर्जन को बताया गया तो उन्होंने कहा कि जांच कराई जा रही है और जिसने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही किया है उसको देख लेते हैं, उसके लिए कौन उत्तरदायी है उसको दंडित करेंगे। एकदम गलत बात है। जो चीज है उसके लिए उपयोग उसी का होना चाहिए। मैनेजर को बुला करके नहीं पूछते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस पर कार्रवाई करेंगे।
एक तरफ बिहार के सरकारी अस्पतालों में अक्सर आपने बिना बेड के जमीन पर लेटे मरीजों का इलाज होते हुए देखा होगा। इसको लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन एक जो ताजा मामला सामने आया है वह बेहद चौंकाने वाला है। यह मामला मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल का है, जहां पर एक बेड पर कचरा ढोया जा रहा है। तस्वीर जो है वह काफी सामने आई है इससे जुड़ी हुई, और आप देखेंगे यही वो बेड है जिस पर कचरा जो मेडिकल वेस्टेज है इस पर रखकर धोया गया। सबसे बड़ी बात कि उसे भी खुलेआम रखा गया, जला दिया गया। पहली बात आप यहां पर देख सकते हैं कि उस बेड की स्थिति क्या हो गई है, जो काफी महंगा होता है। उस बेड की स्थिति आप देखेंगे, चक्के टूट गए हैं, जो सलाइन चढ़ाने वाले रॉड होते हैं वो सब टूट चुके हैं। इसी के सहारे जो है इसी बेड के सहारे कचरा ढोया गया, इसे ठेला बनाकर ढोया गया है। जो भी सदर अस्पताल में जितने भी मेडिकल वेस्टेज थे उसे इसी ठेला पर रखकर बगल में खुलेआम में बच्चा वार्ड के बगल में, जहां पर नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका इलाज चलता है, वहीं पर खुलेआम उन वेस्टेज जो मेडिकल वेस्टेज थे उसे रखा गया है। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो के सामने आने के बाद अब सिविल सर्जन ने कार्रवाई के आदेश दे दिए। उन्हें सीधे तौर पर कहा है कि यह बिल्कुल गलत है और इसको लेकर अब वो कार्रवाई करेंगे। दोषियों की शिनाख्त की जा रही है, इसको लेकर उन्होंने अब विभाग में इससे जुड़े हुए लोगों से बातचीत भी की है। सबसे बड़ी बात कि एक तरफ लगातार स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल तमाम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, और ऐसे में एक मुजफ्फरपुर के बड़े अस्पताल, प्रमुख अस्पताल सदर अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर बेड पर कचरा ढोया जा रहा है, और इसको लेकर अब सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। भागलपुर के डीएवी स्कूल में एक शिक्षक ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र सारांश श्रीवास्तव की बेरहमी से पिटाई कर दी। दरअसल इतिहास के टीचर अंसारी गुलाम रसूल के सवाल का जवाब नहीं देने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। छात्र के दोनों हाथों पर छड़ी से पिटाई के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। वहीं छात्र का कहना है कि इसके साथ साथ कई और छात्रों की भी पिटाई की गई थी। वहीं छात्र ने जब घटना की सूचना परिजन को दी और थाने में मामला दर्ज कराकर आरोपी शिक्षक को कानून के अनुसार दंडित करने की बात कही गई है। वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया सबको मारा जा रहा था। तो मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरे को क्लास में पहले मारा, 7 छड़ी मारा हाथ में, फिर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। फिर क्लास के बाहर फिर हम लोग 4-5 लड़के खड़े थे, तो हमको मुझे तो उन्होंने बाहर में भी बहुत मारा, 10 छड़ी मारा, बहुत मारा। फिर सब में बहुत बच्चे को उन्होंने मारा क्लास में। कितने बच्चों को मारा होगा? लगभग 12-13 लोगों को मारा था। दाग हो गया पूरा हाथ में? बहुत लोगों के हाथ में दाग है। समस्तीपुर के रोसड़ा के बेटा के सुंदरी देवी सरस्वती मंदिर में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। स्कूल के प्रिंसिपल के रवैये के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्रों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। प्रिंसिपल पर छात्रों ने 10वीं क्लास के कुछ छात्रों को बिना कारण बताए अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर सस्पेंड करने का आरोप लगाया है। जब हम सब स्कूल में आए तो पता चला कि 10th का 4-5 बच्चा है, जो भैया सब हैं, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। और उनसे पूछा गया तो काहे सस्पेंड कर दिया, उनको बताया भी नहीं गया कि सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल में आने के बाद प्रिंसिपल उन सब पे मतलब गलत लैंग्वेज यूज करने लगे, और उसी सब के कारण जितना जो बच्चा सब था थोड़ा आक्रोश में आके इधर हो गया, और प्रिंसिपल सब पे मतलब गाली भी देने लगा प्रिंसिपल सबको कि तुम सब क्या कर लेगा, तुम सबको सस्पेंड कर देंगे, जितना 10th वाला सबको सस्पेंड कर देंगे। मांग रखा था कि प्रधानाचार्य जी को स्थानांतरण किया जाए। इसी मांग को लेकर के थोड़ा सा नाराबाजी वगैरह किया है, कुछ तोड़फोड़ भी किया है। मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के काफिले की गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसके बाद अंगरक्षकों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल विधायक विजेंद्र चौधरी का काफिला भगवानपुर गोलंबर से गुजर रहा था। उसी वक्त चांदनी चौक से आ रही ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में नगर विधायक के काफिले का एक गाड़ी जाकर ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद गाड़ी में सवार विधायक के अंगरक्षकों ने उतरकर ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई की। इसके साथ ही ट्रक का शीशा भी तोड़ दिया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। जिसके बाद विजेंद्र चौधरी के अंगरक्षक वहां से फरार हो गए। उसके बाद नगर विधायक के फोन पर स्थानीय मुखिया पति पुलिस के साथ पहुंचे और प्रशासन से दबाव बनाकर ट्रक ड्राइवर को भागने को मजबूर किया।
समझ गए। अगला रेलिंग पर चढ़ा दिया, फिर भी सटाया हुआ है। देखिए गाड़ी किस तरफ से एक्सीडेंट किया हुआ है। इनकी गलती किनकी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो छोटा वाला गाड़ी में है, छोटा वाला गाड़ी में, छोटा वाला गाड़ी। कम से कम 10 लाठी 32 लाठी इसको मारा गया, ड्राइवर और प्रशासन। अच्छा, अब आपको क्या कहा जा रहा है? सर अब कहा जा रहा है में लगाओ गाड़ी, ना तो फिर मार के धोलाइया करेंगे। आपके गाड़ी का शीशा कौन फोड़ा है? प्रशासन फोड़ा है सर, मेरा हाथ का शीशा अपने से खुद मार के सर, वो निकल गया। ठीक ठीक ठीक।